नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड कौन सा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन से संबंधित। सूर्य और खगोलीय पिंड जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सूर्य सौर मंडल का खगोलीय पिंड है। इसमें बड़ी संख्या में पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का शामिल हैं। इनके चक्कर लगाने की मुख्य वजह है सूर्य और इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह के स्थिति देख लेते हैं। जैसे सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर में वरुण है। सभी ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी बुध। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब शुक्र ग्रह की कुछ पॉइंट देखते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह रात्रि में आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए अक्सर सुबह या शाम का तारा कहा जाता है, जबकि रियल में तारा नहीं है, जबकि शुक्र एक ग्रह है। शुक्र का अपना कोई चंद्रमा यानी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। कुछ विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियां पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और निरंतरता के लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी की कक्षा के बाहर पहला ग्रह मंगल है। पृथ्वी की कक्षा के बाहर पहला ग्रह मंगल है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें पहला फोबोस और दूसरा डेमोस है। अब नेक्स्ट ग्रह है बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि विशालकाय ग्रह है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी रखी जा सकती है। वर्तमान में पृथ्वी के पास 95 उपग्रह हैं। नेक्स्ट ग्रह है शनि के बारे में देखते हैं। शनि की कक्षा में 146 उपग्रह है, यानी सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी शनि के पास में है, जिसमें टाइटन या शनि सिस्टम जो सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि शनि के पास है। इसके बाद है अरुण। अरुण के बारे में देखते हैं। सर विलियम हर्शल ने पहली बार 13 मार्च 1781 को यूरेनस का अवलोकन किया, जिससे एक ग्रह के रूप में इसकी खोज हुई। इस ग्रह को दानव भी कहा जाता है। इस ग्रह को गैंस दानव भी कहा जाता है। गैंस दानव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैंस हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। इस ग्रह पर सौर मंडल के 7वें ग्रह यूरेनस के कम से कम 27 चंद्रमा है, यानी उपग्रह हैं, जिनमें से अधिकांश का जो नाम है वो विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के कार्यों में दिखाए जाने वाले या उनमें वर्णित पात्रों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट ग्रह है लास्ट वरुण। वरुण के बारे में देखते हैं। इसकी खोज गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर की गई थी। वरुण ग्रह की खोज। यह सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे दूर में स्थित ग्रह वरुण। इसका परिक्रमण काल 164 वर्ष है, जबकि परिभ्रमण काल 16 घंटे 7 मिनट है। यानी सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में
एक चक्कर पूरे कर लेते हैं। वरुण और शनि केवल 2 ग्रह हैं जिन्हें वरुण और शनि केवल 2 ग्रह हैं जिन्हें दूरबीन की मदद से खोजा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्वेश्चन नंबर आज की दूसरा है, काली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है, यानी काली क्रांति का जो उत्पादन है वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी काला गुलाब, सी कोयला, डी काले अंगूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी काली क्रांति का जो उत्पादन है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध है भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। भारत में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। सदाबहार क्रांति का संबंध है, इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। सदाबहार क्रांति का संबंध है। देखते हैं कुछ और पॉइंट है। आगे बताया गया विभिन्न क्रांतियों के जनक कौन है। तो पहला है, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो अरुण कृष्णन को कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक किन्हें कहते हैं, तो हीरालाल चौधरी को। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किन्हें कहते हैं, तो दुर्गेश पटेल को। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो निरपक्ष तुतेज को कहते हैं स्वर्णिम क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, विशाल तिवारी को। और लास्ट है, सिल्वर क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है भारत में, तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आज की तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज की तीसरा क्वेश्चन है, सारगैसो सागर डैश का हिस्सा है, मतलब किनके हिस्से हैं। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी सारगैसो सागर का संबंध है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन से संबंधित। बताया जा रहा है, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। यह पृथ्वी पर एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा क्षेत्र है जो 4 धाराओं से घिरा हुआ है, जिसमें पहला धारा है उत्तरी अटलांटिक धारा, खाड़ी धारा, उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा और चौथा धारा है कैनेरी धारा। सरगसुम समुद्री शैवाल के कारण इस सागर का नाम सारगैसो सागर रखा गया है, जो एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इस सागर को एक सुनहरा तैरता हुआ वर्षा वन भी कहा गया है। सरगसुम झींगा, केकड़े, मछली और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए आवश्यक आवास भी प्रदान करता है, जो विशेष रूप से इन तैरते शैवालों के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाणिज्यिक मछलियों जैसे टूना और पक्षियों बहुत सारी प्रजातियां भी सारगैसो सागर के माध्यम से प्रवास करती है और भोजन के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। महासागर का महत्व के बारे में कुछ बताया गया है, देखते हैं।
महासागर का महत्व क्या है? तो महासागर के द्वारा यातायात में बड़ी सुविधा होती है। सागर द्वारा सीधे मार्ग अपनाकर लक्ष्य स्थान पर शीघ्र यानी जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये सागर मानव भोजन के भंडार हैं। सागरों में मछलियां बड़ी संख्या में रहती है। इनके पकड़ने का व्यापार आज जोरों से चल रहा है। अधिकांश मछलियां खाने में काम आती है, पर कुछ से खाद भी तैयार की जाती है। ऐसी खाद जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन तथा फॉस्फेट रहता है। जो मछली से खाद बनाया जाता है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट की मात्रा अधिक होते हैं। कुछ समुद्री घासें भी बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। इनसे आयोडीन तैयार होता है। समुद्र के जल से अनेक लवण भी तैयार होते हैं। इनके अलावा स्पंज, मोती, मछलियों से तेल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन के ऑप्शन है, पहला राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कृषि दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कुछ और दिवस से संबंधित हैं, देख लेते हैं उन्हें। जैसे राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, जो कि देख लिए। राष्ट्रीय कृषि दिवस 14 मार्च को, जो कि 2019 से मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। शहीद दिवस या कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, जिसे विश्व वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बोलते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोरा, राज्य में धर्म के पृथक्करण को क्या कहा जाता है? राज्य में धर्म के पृथक्करण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इससे संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। बताया गया भारतीय संविधान व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि वे इनकी व्याख्या करते हैं। संविधान में व्याख्या करते हैं। सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग करने की रणनीति भी अपनाई। धर्मनिरपेक्षता राज्य से धर्म को पृथक्करण यानी अलग करने को संदर्भित करता है, यानी अलग करता है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना है। किसी देश के लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसे धर्म को और राज्य सत्ता को अलग होना चाहिए। आगे बताया गया लोकतांत्रिक संविधान का प्रावधान, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं। लोकतांत्रिक संविधान का प्रावधान किस प्रकार से होता है? तो बताया जा रहा है, एक लोकतांत्रिक संविधान राज्य के प्रमुख की शक्तियों को परिभाषित करता है।
एक लोकतांत्रिक संविधान जो है वो राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में परिभाषित करता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का संविधान जो कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों को परिभाषित करता है। एक लोकतांत्रिक संविधान राज्य के प्रमुख का नाम प्रदान नहीं करता है, क्योंकि राज्य का जो मुखिया है वो आमतौर पर समय के साथ साथ बदलता रहता है, परंतु लोकतांत्रिक संविधान में विधायिका की शक्तियों को परिभाषित कर सकता है। विधायकों की शक्तियां जो है वो परिभाषित करता है, लेकिन नाम परिभाषित नहीं करता, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। देश का नाम किसी देश के संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे भारत का संविधान के द्वारा भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में दिए गए हैं। तो ये था लोकतांत्रिक संविधान का प्रावधान के कुछ पॉइंट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1875 में BSE की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। यह भारत और एशिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से एक आधिकारिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम के अनुसार BSE 1956 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। यानी भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए ओजोन परत की संरक्षण, ऑप्शन बी है जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन सी है वैश्विक तापमान, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत का संरक्षण करना। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। ओजोन परत की सुरक्षा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी के ओजोन परत के क्षरण में योगदान देने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को विनियमित करना यानी कम करना था। कि जो ओजोन परत पृथ्वी के जो ओजोन परत है जो क्षय हो रहा है यानी खत्म हो रहा है, उसे उसके रसायनों को किस प्रकार से कम किया जाए या खत्म किया जाए, उसका काम था इसमें। प्रारंभ में इसे 46 यानी कि 46 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन अब लगभग 200 देशों द्वारा हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। यानी 200 देश लगभग अब हस्ताक्षर कर दिए हैं इस पर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी एजेंसी दुनिया भर में लुप्त प्रायः प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी, ऑप्शन बी है यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी, ऑप्शन सी है पर्यावरण रक्षा कोष, ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है रेड डेटा बुक जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्रायः प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित दस्तावेज है। रेड डेटा बुक। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दुनिया भर में लुप्त प्रायः प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करने वाली एक एजेंसी है। अब एजेंसी के बारे में बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1966 में पहली
अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशित हुई थी। दूसरा पॉइंट है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। जूलियन हेक्सले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के संस्थापक हैं। यानी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जूलियन हेक्सले। तो बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए में मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दुर्गादास, ऑप्शन डी बीपीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद गोदान पुस्तक के लेखक हैं। देखते हैं क्वेश्चन से महत्वपूर्ण तथ्य संबंधित। मुंशी प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदी उर्दू साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक हिंदी उपन्यास है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में द गिफ्ट ऑफ ए गाय के रूप में किया गया है। यानी इंग्लिश में इसका अनुवाद जो किया गया है द गिफ्ट ऑफ ए गाय के नाम से किया गया है। यह पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अमुक्त माल्याद डैश के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी कृष्णदेव राय और डी पाणिनि। तो अमुक्त माल्याद के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। अमुक्त माल्याद तेलुगु में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें श्रीरंगम में हिंदू भगवान विष्णु और पेरियालवर की बेटी अंदल की शादी का वर्णन है। अमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं। देख लिए मेघदूत, ऋतुसंहार पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। तो ये था आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।